हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5 यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज़ इलेक्टोरल सिस्टम के नोट्स को डिस्कस करेंगे। इस नोट्स में सारे टॉपिक्स इन सब टॉपिक्स को कवर किया गया है। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स को लिख सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगले वीडियो में किस चैप्टर के नोट्स चाहिए आपको। तो आइए इस चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनका मीनिंग समझ लेते हैं जिससे चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा। फर्स्ट है फ्रेंचाइज। इसका मतलब होता है वोट देने का अधिकार। सफरेज, सफरेज का मतलब भी होता है वोट देने का अधिकार। ये फ्रेंचाइज का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंसी। एरिया फॉर इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, यानी वह क्षेत्र जहां के मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अगला वर्ड है सीक्रेट बैलेट, यानी प्राइवेट वोटिंग, गुप्त मतदान। नोटा, नोटा का फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। ईवीएम, ईवीएम मीन्स, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपैट, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा MCC, यानी इसका फुल फॉर्म होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट वर्ड है इलेक्टोरल कॉलेज, ग्रुप दैट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव करने वाला समूह। नेक्स्ट वर्ड है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वोटिंग सिस्टम फॉर राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, राज्यसभा और राष्ट्रपति का चुनाव के मतदान प्रणाली। आर्टिकल 326 के बारे में जानते हैं। ये भारतीय संविधान का एक ऐसा आर्टिकल है जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की गारंटी देता है। इसके अंतर्गत जो चुनाव होते हैं वो लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव यानी राज्य विधानसभा के चुनाव हैं, स्थानीय निकाय यानी लोकल गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं। वोटिंग इज़ अ पर्सनल राइट, नो वन कैन वोट ऑन अनदर पर्सनस बिहाफ, यानी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की वोट से वोट नहीं डाल सकता। वोटिंग इज़ वेरी पर्सनल राइट। सबसे पहले यूनिवर्सल शब्द का अर्थ समझते हैं। यूनिवर्सल का मतलब है सभी लोगों पर समान रूप से लागू होना। फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज का मतलब होता है मतदान का अधिकार यानी राइट टू वोट। इसको सफरेज भी कहा जाता है। अब समझते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। इसका अर्थ है, इसका मीनिंग है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हर भारतीय नागरिक बिना किसी भेदभाव के वोट दे सकता है। एवरी सिटीजन या एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया गेट्स वन वोट। ऑल वोट्स हैव इक्वल वैल्यू। एवरी सिटीजन एज्ड 18 एंड अबव हैज़ द राइट टू वोट। No discrimination on the basis of caste, religion, gender, education, income, race, etc. आज हर भारतीय वोट दे सकता है, लेकिन आज़ादी से पहले ऐसा नहीं था। 1947 से पहले केवल 13% लोग ही वोट दे सकते थे। अधिकांश लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं या हमारे जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि हर एडल्ट को वोट देने का अधिकार मिलेगा। भारत उन शुरुआती देशों में शामिल था जिसने महिलाओं को भी मतदान का समान अधिकार दिया। स्विट्ज़रलैंड में जो औरतों को, महिलाओं को जो है वो वोट का अधिकार 1971 में दिया गया, इंडिया के कई सालों के बाद। In 1988, India reduced voting age from 21 to 18 years. यानी 1988 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स कि एन एरिया हुज वोटर इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी। मतलब ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से मतदाता जो है वो अपना प्रतिनिधि चुनता है। सिस्टम, a group of interconnected or interdependent elements that work together to achieve a common purpose or function.
सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली या व्यवस्था। ये आपस में जुड़े हुए कई हिस्से, लोगों या नियमों का समूह होता है जो मिलकर निश्चित कार्य को पूरा करते हैं। अब देखते हैं 2024 लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा के इलेक्शन को जनरल इलेक्शन भी बोला जाता है, तो इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं। यहाँ 980 मिलियंस एलिजिबल वोटर्स थे। पूरे देश को जो है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया था। इंडिया को जो है वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है लोकसभा के इलेक्शंस के लिए। 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन लोकल बॉडीज and 1.3 million of these representatives are women. More than 2,50,000 local government bodies. तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो 2024 लोकसभा इलेक्शंस के हैं। अगर हम इंडिया की तुलना वर्ल्ड के साथ करें तो इंडिया इज़ लार्ज, डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। इंडियाज़ एलिजिबल वोटर्स जो हैं, इंडिया के जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम्स के 15 गुना ज़्यादा है। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो फ्रांस से इंडिया जो है वो 6 गुना बड़ा है, यानी 6 टाइम्स लार्जर देन द फ्रांस। अब आइए समझते हैं कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इतना ज़रूरी क्यों है। वाई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो इसको कुछ पॉइंट्स में हम समझते हैं। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज गिव्स एवरी एडल्ट सिटीजन एन इक्वल राइट टू वोट। यह सभी नागरिकों को समान मतदान अधिकार देता है। सेकेंड पॉइंट, इट इंश्योर इक्वालिटी बाय ट्रीटिंग एवरी वोट एज इक्वली वैल्यूएबल। ये सुनिश्चित करता है कि हर वोट की बराबर कीमत हो। इट अलाउज पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड गवर्नमेंट। ये अलाउ करता है, सुनिश्चित करता है कि लोग जो हैं वो अपना प्रतिनिधि और सरकार खुद चुने। इट गिव्स सिटीजन टू चांस टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन थ्रू वोटिंग। ये लोगों को चांस देता है कि वो अपना ओपिनियन बताएं वोट के थ्रू, यानी किसको वो चुनना चाहते हैं। इट मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू पीपल। ये सरकार के प्रति, मतलब सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहती है, जवाबदेही बनाता है ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इट एनकरेज पीपल पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यानी कि लोकतंत्र में जो है वो जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है। इट प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी बाय इंश्योरिंग दैट द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ द पीपल। ये सुनिश्चित करता है कि डेमोक्रेसी में, यानी कि लोकतंत्र मजबूत हो और लोग जो हैं वो सरकार अपनी मर्जी से चुने। अब आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव। अहमद, गुरमत और रवि ये तीनों कैंडिडेट हैं। अहमद ने सफाई का वादा किया, गुरमत ने पीयर कोचिंग का वादा किया और रवि ने आर्ट्स एक्टिविटीज़ बढ़ाने का वादा किया। फिर सभी छात्र गुप्त मतदान करते हैं। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। टोटल वोट्स 33 थे क्लास के अंदर। 1 बैलेट वॉज इनवैलिड, यानी कि एक बैलेट पेपर जो है वो इनवैलिड घोषित किया गया, उस पर कोई मार्क नहीं किया गया था। अहमद को 8 वोट्स मिले, गुरमत को 12 वोट्स एंड रवि को 10 वोट्स। तो गुरमत जो है वो विनर था। गुरमत को 12 वोट मिले 33 में से, यानी कि 50% से भी कम। दिस इज़ हाउ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वर्क। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है? इसका मतलब होता है कैंडिडेट विद मोस्ट वोट्स विन। जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिले होंगे वो जीतता है। डज नॉट नीड 50% और मोर वोट्स। इसके लिए 50% वोट की ज़रूरत नहीं होती। अगर 50% वोट से भी कम है, जैसे कि गुरमत को मिला 12 आउट ऑफ 33, इट मीन्स लेस देन 50% वोट है। विनर जस्ट नीड मोर वोट्स देन अदर्स। अब समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ECI कहते हैं। व्हाट इज़ ECI? ECI is an independent constitutional body established in 1950.
ईसीआई एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इसका काम क्या होता है? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इंडिया में जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनको ये कंडक्ट करवाती है। व्हाट डज ईसीआई डू? कंडक्ट इलेक्शंस टू लोकसभा, conducts elections to Rajya Sabha, conduct elections to state legislative assemblies and conduct elections for the president and vice president। जितने भी इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के या फिर राज्यों के या फिर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट करवाती है। When was the first general election held in India? पहला जो है वो जनरल इलेक्शंस यानी लोकसभा के इलेक्शंस कब हुए थे इंडिया में? तो ये 1951 से लेके 1952 के बीच में हुआ था। ज़्यादातर जो इलेक्शंस हुए थे 1952 में हुआ था। द हेडक्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट दिल्ली। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका जो हेडक्वार्टर्स है, जो मेन ऑफिस है, वो दिल्ली में है। टास्क परफॉर्म बाय ईसीआई, क्या क्या कार्य जो है वो ईसीआई करती है? फर्स्ट, डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको मार्क करने का काम करती है। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, यानी वोटर लिस्ट बनाने का काम ईसीआई करती है। अनाउंसिंग द इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शंस कब होंगे इसका अनाउंसमेंट करती है। इम्प्लीमेंटिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो आचार संहिता यानी कि रूल्स जो है वो लागू करती है। आचार संहिता क्या होता है? तो ये रूल्स होते हैं कि इलेक्शंस के दौरान जो है वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते पार्टियां। मॉनिटरिंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर, जो इलेक्शंस पे जो खर्चे होते हैं उसका ध्यान रखती है, मतलब कितना खर्चा हुआ। काउंटिंग वोटर्स एंड डिक्लेयरिंग रिजल्ट, वोटिंग की काउंटिंग करती है और रिजल्ट को डिक्लेयर करती है। रिजॉल्विंग इलेक्शन डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है इलेक्शंस के दौरान तो उन डिस्प्यूट्स को ये रिजॉल्व करती है। आइए अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित कैसे करता है कि सारे मतदाता मतदान दे सके, कोई भी इससे वंचित ना रह सके। तो कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट है, एल्डरली एंड डिसेबल्ड कैन कास्ट वोट फ्रॉम होम 2024 फर्स्ट टाइम। बुज़ुर्ग और जो बुज़ुर्ग हैं या बूढ़े लोग हैं और दिव्यांग जो हैंडीकैप लोग हैं, और वो मतदाता जो है वो घर पर बैठे ही मतदान कर सकते हैं। ये सुविधा पहली बार 2024 के चुनाव में शुरू की गई थी। सेकंड देखते हैं, पोस्टल वोटिंग फॉर द स्पेसिफिक कैटेगरीज। पोस्टल वोटिंग इज़ अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज फॉर वोटर्स। तो कुछ विशेष श्रेणी के मतदाताओं के लिए डाक द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध है, यानी कि पोस्टल वोटिंग के जरिए अपना मतदान कर सकते हैं। ये फैसिलिटी जो है वो उन लोगों को दी जाती है जो मतदान केंद्र पर जाकर वोट नहीं डाल सकते। थर्ड देखते हैं, ब्रेल एनेबल्ड वोटर कार्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, मतदाताओं के लिए ब्रेल युक्त मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। ब्रेल लिपि की सहायता से जिनको दिखाई नहीं देता वो व्यक्ति स्पर्श करके जानकारी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हील चेयर एंड रैम्प फैसिलिटी। मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर और रैम्प की सुविधा उपलब्ध होती है। इससे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता आसानी से मतदान केंद्र तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है, ऐप बेस्ड असिस्टेंट रिक्वेस्ट। मतदाता मोबाइल ऐप के माध्यम से सहायता का अनुरोध कर सकता है। नेक्स्ट है, पोलिंग स्टेशन सेट अप इवन फॉर अ सिंगल वोटर इन अ रिमोट एरिया। मतलब रिमोट एरिया यानी कि दूर दराज के क्षेत्र जहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, तो दूर दराज के क्षेत्रों में यदि केवल एक मतदाता भी हो तब भी मतदान केंद्र स्थापित किया जाता है। इलेक्टोरल एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, इलेक्टोरल ऑफिशियल्स ट्रैवल टू रिमोट लोकेशन टू एवरीवन कैन वोट, सो एवरीवन कैन वोट। चुनाव अधिकारी दूर के क्षेत्रों तक यात्रा करते हैं ताकि हर नागरिक अपना वोट डाल सके। चाहे गांव कितना भी दूर क्यों ना हो, निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक मतदान कर सके।
आइए अब टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं कि इलेक्शन में जो है वो किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसमें ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि जो इलेक्शन होता है वो ईवीएम से होता है, ईवीएम मशीन से होता है। द वोटर सिंपली प्रेसेस द बटन अगेंस्ट द कैंडिडेट्स नेम। जो वोटर होता है, मतदाता होता है, वो कैंडिडेट के नाम के सामने जो वाला जो बटन होता है उसको दबाता है। अ बीप साउंड कन्फर्म दैट योर वोट हैज़ बिन रिकॉर्डेड। एक बीप साउंड आएगा जिससे पता चलता है कि आपका मतदान हो गया। ईवीएम जो है वो वोटिंग को फास्ट बनाता है। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटिंग के बाद एक पेपर स्लिप जो है वो जनरेट होता है। ये पेपर स्लिप से पता चलता है कि जो वोट सही कैंडिडेट को दिया गया है, और ये पेपर रिकॉर्ड जो होता है वो दोबारा अगर मतगणना करनी पड़े तो ये उस टाइम में ये रिकॉर्ड काम में आ जाता है, उपयोगी होता है, हेल्पफुल होता है। तो हमने देखा कि ईवीएम और वीवीपैट जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ओके, इंडियाज ईवीएम एंड वीवीपैट टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड और स्टडीड बाय द कंट्रीज लाइक नामीबिया एंड द भूटान। तो भारत की जो ईवीएम और वीवीपैट तकनीक का उपयोग जो है वो नामीबिया और भूटान जैसे देश ने भी किया है। आइए अब हम भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना को समझते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर को समझते हैं। द इलेक्शन कमीशन वर्क एट 3 डिफरेंट लेवल टू कंडक्ट इलेक्शन स्मूथली। फर्स्ट, नेशनल लेवल। एट द नेशनल लेवल द इलेक्शन कमीशन इज हेडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ही इज द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड सुपरवाइज द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस। राष्ट्रीय स्तर पे जो निर्वाचन आयोग का नेतृत्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर करते हैं। वे निर्वाचन आयोग के प्रमुख होते हैं और पूरे चुनाव की निगरानी करते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज असिस्टेड बाय 2 इलेक्शन कमिश्नर। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको ये 2 और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो असिस्ट करते हैं। ये तीनों मिलकर चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। स्टेट लेवल पे देख लेते हैं कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर यानी कि सीईओ। एवरी स्टेट हैज़ अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। हर राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। ही मैनेज इलेक्शन वर्क इन द एंटायर स्टेट। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स यानी कि DEO। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। ही सुपरवाइज इलेक्शन अरेंजमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि वे जिले में जो चुनाव होते हैं उन सभी की व्यवस्थाओं को देखते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि RO। रिटर्निंग ऑफिसर किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराता है, मतलब जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन करवाता है। वे नामांकन स्वीकार करते हैं, मीन्स ही एक्सेप्ट नॉमिनेशन फॉर्म, कंडक्ट पोलिंग एंड डिक्लेयर द रिजल्ट। यानी मतदान कराते हैं और परिणाम घोषित करते हैं। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर प्रिपेयर एंड अपडेट द वोटर लिस्ट। जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट तैयार करते हैं, उसको अपडेट करते हैं। ही एड्स न्यू वोटर्स एंड रिमूव इनकरेक्ट नेम्स। TN सेशन। आइए अब इनके बारे में जानते हैं। TN सेशन कौन थे? बिकम चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन 1919। ये TN सेशन 1990 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने। इन्होंने भारत की चुनाव प्रणाली में बहुत बड़े सुधार किए। तो इनके रिफॉर्म्स क्या रहे हैं? प्रिसाइज रूल्स फॉर कैंपेनिंग। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए सख्त नियम बनाए। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव के दौरान नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। वोटर IDs टू स्टॉप प्रॉक्सी वोटिंग। उन्होंने वोटर ID कार्ड के उपयोग को बढ़ावा दिया। इससे प्रॉक्सी वोटिंग यानी कि किसी और की जगह पे कोई और वोट ना डाल सके, इसकी समस्या कम हुई। नंबर 3, स्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑन कैंडिडेट्स पेंडिंग। यानी कि जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो चुनाव पर जो खर्चा करते हैं उनकी कड़ी निगरानी रखी। इससे चुनाव में पैसे के गलत उपयोग पर रोक लगी। इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इन सुधारों का इम्पैक्ट देखते हैं।
तो मेड इलेक्शंस फेयरर यानी कि चुनाव और अधिक निष्पक्ष बना। मेड इलेक्शन ट्रांसपेरेंट, चुनाव अधिक पारदर्शी बना, ट्रांसपेरेंट बना। मेड इलेक्शन फियरलेस यानी कि मतदाता बिना डर के वोट देने लगे। आइए अब हम आचार संहिता के बारे में जानते हैं। आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। यानी आदर्श आचार संहिता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बनाए गए नियमों का समूह है। इट टेल्स यानी कि जो MCC है, ये टेल्स दैट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स व्हाट दे शुड डू एंड व्हाट दे शुड नॉट डू। इसमें क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं। नो न्यू गवर्नमेंट स्कीम शुड बी अनाउंस ड्यूरिंग इलेक्शन, यानी चुनाव के दौरान नई सरकारी योजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकती। सेकेंड रूल है गवर्नमेंट रिसोर्सेज शुड नॉट बी मिसयूज, यानी कि सरकारी जो संसाधन है उसका चुनाव प्रचार में या चुनाव में किसी भी तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इलेक्शन शुड बी पीसफुल, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए। रूल नंबर 4, नो कैंडिडेट शुड ब्राइब वोटर्स विद मनी और गिफ्ट। कोई भी उम्मीदवार, कोई भी कैंडिडेट जो वोटर्स हैं उनको पैसे या गिफ्ट देकर रिश्वत नहीं दे सकता। सबसे पहले जो आदर्श आचार संहिता है यानी कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है वो कहाँ लागू किया गया था, तो ये केरल में लागू किया गया था 1960 में। फिर 91 के बाद इसे और अधिक सख्ती से लागू किया गया। द इलेक्शन कमीशन एक्टिवली एनफोर्स दीज रूल्स। आइए अब जानते हैं कि भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के चुनाव होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया में जो है वो मेनली 2 तरह के इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब होता है कि जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। इसमें लोकसभा इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शंस यानी कि ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा इलेक्शंस, प्रेसिडेंट इलेक्शंस एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शंस में देखते हैं वोटर्स डायरेक्टली चूज देयर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो लोकसभा का जो इलेक्शंस होता है उसमें MP चुन करके आते हैं। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी अक्रॉस इंडिया, यानी भारत में कुल 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पर आधारित होता है, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वही विनर होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, वोटर चूज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि MLA चुन करके आते हैं। फोकस ऑन रीजनल इश्यूज, ये चुनाव राज्य के मुद्दे पर आधारित होता है, यानी कि रीजनल इश्यूज पर बेस्ड होता है। फॉलो सिमिलर प्रोसेस एट लोकसभा, जो लोकसभा में प्रोसेस होता है वही प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो किया जाता है, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पर बेस्ड होता है ये इलेक्शंस। लोकल बॉडी इलेक्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो लोकल बॉडी इलेक्शंस में क्या कौन कौन से इलेक्शंस आते हैं, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। देखते हैं कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर। कोलिजन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पार्टीज वर्किंग टुगेदर, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं उसे कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। बाईकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है जिस संसद में 2 सदन होते हैं उसको हम बाईकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब एक्सपायर और टर्मिनेशन ड्यू टू द एंड ऑफ इट्स टर्म और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न, यानी कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न से डिसॉल्व कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, या फिर जब उसका टर्म ख़त्म हो जाता है तो उसको भंग कर दिया जाता है। आइए अब समझते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस में राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। मेंबर्स इलेक्टेड बाय द MLAs नॉट डायरेक्टली बाय पीपल, इसमें जो MLAs चुन करके आते हैं वो लोग उसको डायरेक्टली नहीं चुनते बल्कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो चुनते हैं इनको। देयर आर 233 members elected by the MLAs.
जो एमएलएज हैं वो 233 मेंबर्स को चुनते हैं एंड 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नामित होते हैं, यानी कि वो राष्ट्रपति द्वारा चुने होते हैं। अब ये किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। 12 जो मेंबर्स होते हैं, द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर एक्सपर्ट्स इन फील्ड सच एज आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। ये किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। इनका चुनाव राष्ट्रपति करते हैं। द नंबर ऑफ सीट्स डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट्स। जो सीट्स हैं वो पॉपुलेशन के बेस पे होता है। फॉर एग्जांपल यूपी में जो है वो ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पर राज्यसभा की जो सीटें हैं वो ज़्यादा हैं, और अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर सीटें कम है। राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस, नेवर डिज़ोल्व। राज्यसभा जो है वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती, इसको कभी भी भंग नहीं किया जाता। ये एक स्थायी सदन है, यानी परमानेंट हाउस है। मेंबर्स सर्व 6 ईयर्स टर्म, यानी कि जो राज्यसभा का टर्म होता है वो 6 ईयर्स का होता है। 1/3 रिटायर एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल के बाद 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा इलेक्शन यूज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली का इस्तेमाल होता है। आइए अब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, यानी इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं? तो एमपीज फ्रॉम द लोकसभा एंड द राज्यसभा, एमएलएज फ्रॉम ऑल स्टेट्स के जो एमएलएज होते हैं वो, एमएलएज फ्रॉम दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो ये सारे के सारे जो हैं वो इंक्लूड होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। नॉट इंक्लूडेड इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में जो है वो कौन शामिल नहीं होते? तो नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर्स, जो राज्यसभा के 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड हुए हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। नॉमिनेटेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते। लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स, जो काउंसिल मेंबर्स होते हैं वो भी जो है वो इसमें इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल नहीं होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, जो दिल्ली और पुडुचेरी है उसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ना वो लोग जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वाई ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही जो है वो क्यों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में? बिकॉज प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द एंटायर कंट्री, इट इंश्योर डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट विल ऑफ द पीपल इनडायरेक्टली, यानी कि जो राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं, इनको समझते हैं। इलेक्टेड बाय ऑल नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस यूजेस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित तथा नामांकित सदस्य मिलकर करते हैं, यानी कि जो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दोनों ही जो है वो इस वोटिंग इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इलेक्ट करते हैं। द इलेक्शन ऑल्सो फॉलोज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो सिटिंग चेयरपर्सन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, आइए अब डिफरेंस देख लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। मीनिंग देखिए, इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, इलेक्शन टू द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स यानी कि राज्यसभा। टाइप्स ऑफ इलेक्शंस किस तरीके का होता है? तो लोकसभा में जो है वो डायरेक्ट इलेक्शंस होता है, सिटीजन वोट करते हैं डायरेक्टली, और राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है, इलेक्टेड बाय द एमएलएज। हु वोट्स, कौन वोट डाल सकता है? तो लोकसभा में एलिजिबल इंडियन सिटीजन जो 18 या उससे ऊपर हैं तो वो वोट डाल सकते हैं, और राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एमएलएज पार्टिसिपेट करते हैं।
हु गेट्स इलेक्टेड, कौन इलेक्ट होता है? तो लोकसभा में जो है वो एमपी चुन करके आते हैं और राज्यसभा में भी एमपी ही चुन करके आते हैं। इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको भी एमपी ही बोला जाता है। इलेक्शन मैथड, लोकसभा में कौन सा इलेक्शन मैथड यूज़ किया जाता है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जिसको हाईएस्ट वोट मिलता है वो विनर होता है। राज्यसभा में जो वोटिंग मैथड, इलेक्शन मैथड होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को यूज़ किया जाता है। एमएलएज रैंक कैंडिडेट्स बाय प्रेफरेंस। कॉन्स्टिट्यूएंसी देख लेते हैं। तो इंडिया हैज़ 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती, यहाँ सीट्स जो है वो अलॉटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। टर्म्स कितने टर्म्स के लिए होता है, इनका जो है वो समय कितने साल के लिए होते हैं? मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 5 years, मतलब 5 सालों के लिए जो है वो मेंबर्स चुने जाते हैं। और राज्यसभा में जो है वो 6 सालों का टर्म होता है। डिसोल्यूशन, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, लोकसभा जो है वो किसी भी रीज़न से डिसॉल्व हो सकता है। राज्यसभा इज परमानेंट हाउस एंड इज नेवर डिसॉल्व। रिटायरमेंट ऑफ मेंबर्स, लोकसभा all members face election after the house is dissolved or complete its term, but Rajya Sabha में 1/3 of the members retire every 2 years, मतलब हर 2 साल में जो है वो 1/3 जो वो मेंबर्स रिटायर होते हैं। गवर्नमेंट फॉर्मेशन, तो लोकसभा में जो विनिंग पार्टी होती है या कोलिजन गवर्नमेंट बनाया जाता है। द पार्टी और कोलिजन विद द मेजॉरिटी फॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स लीडर बिकम द प्राइम मिनिस्टर। और राज्यसभा डज नॉट डिसाइड विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है चैलेंजेस इन इंडियन इलेक्शंस। सम कैंडिडेट्स स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, जो कुछ उम्मीदवार होते हैं वो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। सेकेंड है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, मेनी कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड, कुछ उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले होते हैं, यानी क्रिमिनल केसेस होते हैं। वोटर एपैथी, स्पेशली इन अर्बन एरियाज, यानी 34% डिड नॉट वोट इन 2024। अगर हम 2024 का जनरल इलेक्शन देखें तो उसमें 34% जो है वो लोगों ने वोट ही नहीं दिया था। नेक्स्ट है वोटर टर्नआउट डिक्लाइनिंग इन सम एरियाज, मतलब कुछ क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिगर्स टू रिमेंबर। फर्स्ट, वोटिंग एज इन इंडिया, वोटिंग एज इंडिया में अभी 18 ईयर्स है। वोटिंग एज बिफोर 1988, 1988 से पहले जो वोटिंग एज थी वो 21 साल थी। एलिजिबल वोटर्स इन 2024 इज़ 980 मिलियंस। लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कितनी है? 543। राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर्स है 233 और राज्यसभा नॉमिनेटेड मेंबर्स है 12। शेड्यूल कास्ट, ये रिजर्व सीट इन लोकसभा इज़ 84। एसटी जो सीट्स हैं लोकसभा में, जो रिजर्व सीट्स हैं वो 47 हैं। लोकल रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया इज़ 3.1 मिलियन, यानी 1.3 मिलियन वुमेन इसमें से हैं। वोटर टर्नआउट इन 2024 इज़ 66%, यानी कि 34% डिड नॉट वोट। Literacy rate in 1947 is 14% and women literacy in 1947 is 8%.